आज हम लोग सबसे पहले, अच्छा कल हमने फ्लैश फिल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? फ्लैश फिल हमने ऑलरेडी शुरू में ही बताया था, बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्लैश फिल। लक्ष्मी मैम बताएं, आप फ्लैश फिल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? फ्लैश फिल क्या ब्रेक करने का काम करता है? हाँ, किसको ब्रेक करने का? ऐसे नाम है, हमें जैसे डॉक्टर अलग करना है, ब्रजेश अलग करना है। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे पास फुल नेम हो और हमें ब्रेक करना हो कि डॉक्टर अलग करना है, ब्रजेश अलग करना है, आनंद अलग करना है, सो हम क्या कर सकते हैं? फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं, है ना। बेसिक में भी हमने फ्लैश फिल के बारे में बताया था। तो अगर मैं नोट्स की बात करूं तो देखिए, नोट्स में हमने फ्लैश फिल के बारे में बात किया था और आपको याद भी है तो अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये है कि इसमें क्या करना होता है। एक तरीका होता है कि एक मैनुअल करने के बाद कंट्रोल ई दबा सकते हो, कंट्रोल ई करके ऐसे। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा, आप म्यूट कर लिया करो साक्षी, आप म्यूट कर लिया करो क्लास में। आपके यहाँ से बहुत सारा आवाज़ आता रहता है। जैसे कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ लो, फिर म्यूट कर लिया करो, नहीं तो बहुत आवाज़ आती है आपके बैकग्राउंड से। सेकेंड है कंट्रोल ई, फिर से कंट्रोल ई। लेकिन मान लो कि कंट्रोल ई भूल गए आप, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर फिल में सबसे लास्ट ऑप्शन फ्लैश फिल, यहाँ से भी आप काम कर सकते हो। अगर ये भी भूल गए तो एक और ऑप्शन है डेटा टैब में जाके देखो, यहाँ पे होता है फ्लैश फिल। तो तीन में से कोई भी ऑप्शन आप फ्लैश फिल के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रहे कि फ्लैश फिल सारे एक्सेल के वर्जन में नहीं चलते, पुराने वर्जन में नहीं चलता है, ये लेटेस्ट वाले वर्जन में चलता है। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा आपके वाले में कि ये चलता है या नहीं चलता है। अगर आपके पास बहुत पुराना वर्जन होगा तो नहीं चलेगा। तो इसके बदले में आप यूज कर सकते हो जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। रिया आप बता सकते हो कि टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में कुछ आइडिया है आपको? टेक्स्ट टू कॉलम नहीं सर। नहीं है। टेक्स्ट टू कॉलम भी बिल्कुल वही काम करता है जो हमारा फ्लैश फिल करता है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम भी हमारा वही काम करता है जो फ्लैश फिल करता है हमारा। सो आप बोलेंगे वो कैसे सर? कि मान लो कि मेरे को एक डेटा दिया गया है जिसको हमें टाइटल नेम और सरनेम में अलग करना है, बट आपके पास पुराने वर्जन है एक्सेल के, तो आपके पास तो फ्लैश फिल होगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए कुछ स्टेप लेना होता है कि सबसे पहले आप डेटा सेलेक्ट कर लो। ये डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम, दिख रहा है सबको? टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, डिलिमिटेड और फिक्स। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि दो वर्ड के बीच में जरूर कोई ना कोई सेपरेटर होगा, वो स्पेस हो, कॉमा हो, स्लैश हो, डैश हो। और अगर कोई तरह का स्पेस या कॉमा या कुछ नहीं होगा तो उसको फिक्स बोलते हैं। बट मेजरली आपको डिलिमिटेड का ही यूज करना होता है। तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद पूछेगा कि आपका डिलिमिटर क्या है, तो मेरा डिलिमिटर है स्पेस। लेकिन देखो स्पेस क्लिक नहीं है तो ये पूरा दिख रहा है, लेकिन जैसे स्पेस पे क्लिक करते तो ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा। ये देखो, ये दिख रहा है। जब ये स्पेस क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। लेकिन फिनिश अगर कर देते हो तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका फुल नेम गायब हो जाता है। तो एक स्टेप और कर सकते हैं इसमें, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट फिनिश करने से पहले देखो एक है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या करेंगे, आप यहाँ से डिलीट कर देंगे और A1 के जगह पे B1 कर दोगे, ताकि जो ब्रेक हो वो B1 से शुरू होके D1 पे फिनिश कर हो, ऐसे। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, बिल्कुल वो वही काम करता है जो फ्लैश फिल काम करता है। ये 2007 में भी काम कर जाएगा, उससे पुराने वर्जन में भी काम कर जाएगा, बट ये लेटेस्ट वाले में काम करेगा।
लेकिन इसकी एक और भी खासियत है। इसकी ये खासियत है कि ये जोड़ने का भी काम करता है, सिर्फ ब्रेक करने का काम, ये जोड़ने का काम नहीं कर सकता है, ये जोड़ने का भी काम करता है। कैसे? अगर आपने यहाँ पे लिख दिया पूरा नाम डॉक्टर ब्रजेश आनंद और कंट्रोल ई दबा दोगे तो इसको जोड़ने का भी काम करता है। मान लो ये नहीं होता तो ये जोड़ भी सकता है, यानी अलग अलग डेटा से एक भी बना सकते हैं, एक डेटा से अलग अलग भी बना सकते हैं। तो दोनों ही फायदा है, इसलिए आपको लेटेस्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन ही यूज करना चाहिए। बेशक वो पेड है बट करना चाहिए आपको लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट में कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। ईमेल भी जनरेट कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम, 2 चैप्टर अभी हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इधर कि ये रहा आपका टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आप देखो स्पेशल में जाओगे, कस्टम लिस्ट क्रिएशन, सीरियल नंबर क्रिएशन, रैंडम डेटा क्रिएशन, पेस्ट स्पेशल, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट, ये सब कुछ करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके हैं? इंट्रो बेसिक में ही सब कुछ करवाया था। इनबिल्ट कस्टम लिस्ट क्रिएशन, सीरियल नंबर क्रिएशन, रैंडम डेटा क्रिएशन, पेस्ट स्पेशल। सर ये रैंडम डाटा क्रिएशन का आई थिंक मेरे बैच में नहीं हुआ है, किसी भी बैच में। क्या बात करते हो? रैंड और रैंड बिटवीन नहीं पढ़ाया है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सर। रैंड और रैंड बिटवीन से हम रैंडम डेटा क्रिएट करते हैं, रैंड से हम डेसिमल में डेटा क्रिएट करते हैं, जबकि रैंड बिटवीन से हम लोग कोई भी 2 पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि हमारी बॉटम लिमिट क्या होगी और हाईएस्ट लिमिट हमारी क्या होगी। हाँ नहीं? सर। और इनबिल्ट कस्टम लिस्ट में हमने 4 लिस्ट के बारे में जिक्र किया था, जिसमें संडे से लेके ड्रैग करोगे तो पूरा डेज निकल आता है, उसी तरह से जनवरी से करोगे तो पूरा मंथ निकल आता है। इसके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, सीरियल नंबर क्रिएट करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो जितने ग्रीन हो गए हैं उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सीरियल नंबर क्रिएशन, चलो सीरियल नंबर क्रिएशन एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा रिया आपसे। साक्षी पहले आप बताओ, ताकि पता तो चले आप कुछ पढ़ भी रहे हो कि बस अभी भी नहीं शुरू किया है पढ़ना। साक्षी हाँ जी सर, अगर हमें मतलब कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है तो कस्टम लिस्ट, बेटा कस्टम लिस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ सीरियल नंबर क्रिएशन। मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया कि 1 to 1 लाख तक आपको एक सीरियल नंबर क्रिएट करना है, तो आप क्या क्या करने वाले हैं? इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम 1 to लिख के पूरा नीचे ड्रैग कर ले तो वो पूरा मतलब आ जाएगा कंटिन्यूअसली, दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम कर ले तो नीचे ड्रैग करेंगे तो वो पूरा काउंटिंग आ जाएगा। एक ये कर सकते हैं हम 1 लिख के, उसके बाद हम ऑटो फिल में जाएंगे। फिल में तो सीरीज होता है, सीरीज में जाके हमें देखिए हमें रोज में जाना है या कॉलम में जाना है। अगर हमें रोज में जाना है तो रोज, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। चलो इन्होंने जो भी बताया सही बताया था, कुछ नहीं करना होता है, एक नंबर लिखना है जहाँ से स्टार्ट करना है, फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, रो और कॉलम 2 ऑप्शन होते हैं, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल, और स्टॉप वैल्यू में 1 लाख डाल देंगे जितना हमें बनाना है, और बनाने के बाद यहाँ से जस्ट ओके कर देंगे, सीरियल नंबर क्रिएट हो जाएगा। याद आ गया? लक्ष्मी मैम आपको तो याद है ना? आप तो कम से कम लगता है 50-60 बार पढ़ चुके होंगे, नहीं या नहीं? 50-60 बार पढ़े कि नहीं? पढ़े ही होंगे, पूरा याद होना चाहिए। तो चलिए सीरियल नंबर क्रिएशन भी हमने कर लिया। और किसी को कोई डाउट है? किसी को और कोई डाउट है? जितना ग्रीन हुआ उसमें से चलो कोई डाउट नहीं है, ये मान के चलता हूँ।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है नेम मैनेजर। पैसे बता दो। हाँ, सब लोग एक एक करके ना सारा करवा लो, दोबारा आगे पढ़ाने मत दो। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए तो देता हूँ कि आप कम से कम मेरे को तो मत बोलो रिवाइज करवाने के लिए, नहीं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ और यहाँ पे भी बोलोगे कि सर दोबारा बता दो, ये आखिरी है, इसके बाद नहीं बताऊँगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से देखेंगे आप। अगर हमने रैंड बिटवीन या रैंड से कोई डेटा क्रिएट करा तो पेस्ट स्पेशल क्यों करते हैं? इस डेटा को फ्रीज करने के लिए करते हैं। तो आप रिया बताइए इसका आंसर। सर इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर देना है और फिर पेस्ट स्पेशल कर देना है, बस हो जाएगा फ्रीज। ओके, वैल्यू करके ओके कर देना है, फिर ये फ्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। पहली वीडियो जो हमने शेयर किया है उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। तो इन सब फालतू चीज़ों में बार बार बोलोगे कि दोबारा करवाओ पेस्ट स्पेशल, दोबारा करवाओ, ये तो ये ठीक नहीं है। आप लोग वीडियो देखना शुरू करिए। स्पेशली जिनका ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो उतना ज़्यादा बार वीडियो देखो, ठीक है। देखो अभी हमने फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम, सीरियल नंबर क्रिएशन, पेस्ट स्पेशल कर लिया। अब हम लोग जो काम करेंगे, जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है नेम मैनेजर। क्या नाम है? नेम मैनेजर। ये नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ नेम मैनेजर के बारे में। कि नेम मैनेजर के बारे में आप लोगों में से कितने लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत कि नेम मैनेजर क्या होता है? किसी को आइडिया है नेम मैनेजर क्या होता है? सपोज मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम लिखा हुआ है, कुछ बच्चों का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे डेटा है हमारे पास, कुछ नेम लिखा है और ये क्वार्टरली इसकी सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ पे ऐसे क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट है या डेली सेल्स रिपोर्ट है, ऐसे डेटा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एडवांस पार्ट है, थोड़ा और छोटा मैं कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे सब कुछ। ये देखो, ये हमारे पास एक डेटा है, ध्यान से देखना। अगर मैं एक सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे E6 इसका एड्रेस है। इसका एड्रेस क्या है? C1। इसका एड्रेस क्या है? B7। इतना तो पता है कि इसको एड्रेस बोलते हैं। लेकिन मैं अगर पूरा रेंज भी सेलेक्ट करता हूँ तब भी पर ये एक ही बताता है, E1 ही बताता है। देखो इतना सेलेक्ट करेंगे तब भी पर ये C7 ही बताता है। ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो भी ये एक सेल का एड्रेस बताता है, ना कि रेंज का बताता है। तो कहा जाता है कि जब कभी आप काम करोगे आगे तो आपको रेंज की जरूरत पड़ेगी। साक्षी म्यूट कर लो, आप कितनी बार बोलना पड़ेगा? आपका परमानेंट हम म्यूट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि एक डेटा को एक नाम देने के प्रोसेस को नेम मैनेजर बोलते हैं। यानी कि आप जब एक पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहे थे तभी पर ये E1 बता रहा है, तो ये तो गलत है ना, ये E1 थोड़े है, ये Q4 है। या मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैन फेब मार्च, जनवरी की सेल, फरवरी की सेल्स, मार्च की सेल एंड अप्रैल की सेल। तो इसका नाम अप्रैल होना चाहिए ना। तो सेलेक्ट करो और यह जहाँ पे E1 लिखा है वहाँ पे APR डाल दो और एंटर कर दो। बोलोगे सर इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा? आप पीछे जितना भी फंक्शन पढ़े हो हर फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। मैंने बोला टोटल सम बताओ अप्रैल का, तो देखो APR करोगे तो ये अप्रैल अपने आप सेलेक्ट कर लेगा बिना सेलेक्ट किए हुए। मैंने बोला अप्रैल की मिनिमम सेल बताओ, तो मिन ऑफ APR करेंगे तो हो जाएगा। उसी तरह से एवरेज निकालना होगा तो एवरेज लगाओगे, APR करोगे तो क्या करता है कि जो आपने एक रेंज को नाम दिया है, इस रेंज से हम कभी भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये नेम, एक रेंज को नाम देने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नेम मैनेजर बोलते हैं। नहीं,
तो पहला तरीका था नेम बॉक्स। पहला तरीका क्या था हमारा? नेम बॉक्स। अब हम दूसरा तरीका के बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप सेलेक्ट करो रेंज को, यहाँ मत दो नाम, आप जाना फॉर्मूला टैब में और यहाँ पे देखो ऑप्शन है डिफाइन नेम, इस पर क्लिक करोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेम वो पकड़ लेता है अपने हेडिंग के हिसाब से। खाली आपको ओके करना है और टेस्ट कर सकते हो कि सम करना हो अगर मार्च का तो MAR लिखते ही वो रेंज पकड़ लेता है। तो दूसरा तरीका है जिसमें आप डिफाइन नेम के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। एक तीसरा तरीका होता है कि रेंज सेलेक्ट कर लो और आप फॉर्मूला टैब में एक ऑप्शन होता है नेम मैनेजर। देखो यहाँ पे दो फायदा है नेम मैनेजर में। पहले से जो बना है वो लिस्ट भी आप देख सकते हो, देख रहे हो अप्रैल और मार्च का बना हुआ है, और नया बनाने के लिए न्यू ऑप्शन से हम फरवरी का बनाने भी जा रहे हैं। यानी इसके दो फायदे हो गए, जो भी नेम मैनेजर अभी तक बना है उसकी लिस्ट देख सकते हो और नया बनाने के लिए नया बना सकते हो। तो ये था आपका तीसरा ऑप्शन जिसमें कि हम नेम मैनेजर बना सकते हैं। अच्छा, नेम मैनेजर सिर्फ वर्टिकल ही नहीं बनता, हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है। मीनाक्षी का डेटा का मतलब यही डेटा सेलेक्ट करेंगे ना। अगर मैं फॉर्मूला टैब में जाके डिफाइन नेम करूँ, देखो मीनाक्षी पकड़ लिया और ओके करके देखिए कि सम ऑफ मीनाक्षी, देखिए तो आ रहा है फॉर्मूले की तरह लिस्ट में आ रहा है और अपने आप सेलेक्ट हो गया, रेंज पकड़ लिया। तो इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। अब आते हैं इसको डिलीट करने का तरीका। नेम मैनेजर में जाएंगे, जो आपको दिख रहा है, जैसे हमें मार्च नहीं रखना है तो मार्च को सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट ऑप्शन से हम डिलीट कर सकते हैं। मीनाक्षी नहीं रखना है, डिलीट कर सकते हैं। कोई नहीं रखना है, सबको सेलेक्ट कर लो, सबको डिलीट कर दो। तो ये हुआ नेम मैनेजर बनाना और डिलीट करना। अब सवाल उठता है इस डेटा में कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं? आप लोग बताइए कि इसमें कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं, यानी कितनी रेंज बन सकती है? कितनी रेंज बन सकती है? 18 देखो ऐसे तो नेम मैनेजर कोई ये पूछे कि कितनी बन सकती है, तो अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी आती है तो प्रॉब्लम इसमें हजारों रेंज बन सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसे ही बनाएंगे, हम इतने बनाएंगे, इतने बनाएंगे, इतने बनाएंगे, इतना बनाएंगे, इतना बनाएंगे, इतना बनाएंगे, नहीं, हजारों बन सकता है। लेकिन अगर डेटा वाइज बात करेंगे तो जितना नाम है उतना, तो 13 नाम है, ये 13 ये हो गया और इधर हेडिंग है हमारे पास 5, 13 5 18 टोटल बन सकता है। एक जनवरी का बनेगा, एक फरवरी मार्च अप्रैल, एक ओवरऑल बनेगा टोटल और एक नाम वाइज बनेगा, तो टोटल 18। तो कितना टाइम लगेगा सारे के सारे बनाने में? अगर मिनट के हिसाब से भी लोगे तो 18 मिनट लगेगा, अगर आधा मिनट भी ले रहे हो तो 9 मिनट लगेगा। अगर आपके पास 5 लाख डेटा है तो 5 लाख, नहीं तो कम से कम 1 लाख मिनट तो लोगे, और 1 लाख मिनट का मतलब हो गया लगभग 1-1.5 महीना। एक अपने पास ऑप्शन है जो महीनों का काम आप सेकेंड्स में ख़त्म कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। फिलहाल अगर मैं फॉर्मूला टैब में जाके नेम मैनेजर में चेक करूं तो एक भी नेम मैनेजर बना है या नहीं बना है? नहीं बना है। मैं क्या करूंगा, पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा। इस बार ना तो मैं नेम बॉक्स के थ्रू जा रहा हूं, ना मैं डिफाइन के थ्रू जा रहा हूं, ना मैं नेम मैनेजर के थ्रू जा रहा हूं। किसके थ्रू? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। बस यहाँ क्लिक करके एक ओके करना है, दैट्स इट। सारा नेम मैनेजर बन गया होगा तभी तो रिजल्ट आ गया। देखना है तो देख सकते हो कि सारे नेम मैनेजर बन चुका है। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू क्रिएट नेम मैनेजर। सारे बन चुके हैं, देखा? सारे बने कि नहीं बने? किसी पे शक है कि एलिना का नहीं बना होगा? तो यहाँ से देखो, चेक करना। देखो एलिना पहले नंबर पे है। आपको लगता है कि कीर्ति नहीं बना है तो चेक करो, जरूर कीर्ति होगा, ये रहा कीर्ति का। आपको लगता है फरवरी का नहीं है तो ये देखो फरवरी का। आपको लगता है कि मार्च का नहीं है तो देखो मार्च, अप्रैल इधर है, मार्च इधर है। सारा का सारा बन चुका है, तो इसको बोलते हैं नेम मैनेजर। सर ये एक बार फिर से बता दो, सिर्फ नेम मैनेजर का जो अभी आपने बताया।
देखो फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ कि चूंकि रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये फिर वाला ऑप्शन नहीं रखा करो। फिर वाले के लिए आप बार बार वीडियो देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा फिर नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी हम फिर के चक्कर में रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, आपको मैंने बताया वीडियो देख के प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, फिर नहीं होगा तो कल पूछना, तब हम समझेंगे कि ठीक है नहीं हुआ। अभी फिर का क्या मतलब होता है नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ कि पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो इसमें फिर वाला तो कुछ था ही नहीं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर आपने बता दिया, एकदम बिल्कुल दिमाग से बाहर हो गया, ऐसा तो है नहीं। इसलिए आपको फिर वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप नेम मैनेजर क्रिएट कर सकते हो, जितना बड़ा डेटा हो, बट आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर अंदर बड़े से बड़े डेटाबेस पे नेम मैनेजर क्रिएट कर सकते हो। इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? वी लुकअप लगाएंगे, पाइवट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, जितने फंक्शंस पड़े हैं सब पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे रेंज यूज होता है, जैसे सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, रोज, कॉलम। नहीं, अगर मेरे को पता करना है कि इस डेटा में कितने रोज हैं तो क्या लगाएंगे? रोज किसी भी का नाम लिख लो, जेन, किसी भी रेंज ने पकड़ लो, देखा 13 रोज है, है 13 रो है हेडिंग को छोड़ के। नहीं, अगर मैं पूछूं कितनी कॉलम्स है तो नेम को लगा के 5 है, नेम को छोड़ के 4 कॉलम है जहाँ पे डेटा हमारा भरा हुआ है। तो कुछ भी पता कर सकते हैं। अगर ओवरऑल पता करना है तो ओवरऑल भी पता कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूरा डेटा को सेलेक्ट करके अपने हिसाब से एक नाम दे दो। इसका नाम दे दो आप मास्टर डेटा, मतलब ये मास्टर डेटा। अब इससे पता कर लो, रोज करोगे किसका? मास्टर डेटा का। तो ये मास्टर डेटा में हेडिंग को मिला के 14 है। कॉलम्स लगाओगे, मास्टर डेटा सेलेक्ट करने में ही तो दिक्कत होता है, डेटा सारा टेंशन ही हमने ख़त्म कर दिया नेम मैनेजर पढ़ा के। बट नेम मैनेजर का यूज अभी आपको कितना पता चल रहा है ये नहीं पता, बट एडवांस में जाते जाते तक इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ऐसा नहीं कि एडवांस जाते जाते नेम मैनेजर भूल जाना, पेस्ट स्पेशल भूल जाना, टेक्स्ट टू कॉलम भूल जाना, फ्लैश फिल भूल जाना, तो फिर बचेगा क्या? इसीलिए एक स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ आपको, उस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए साक्षी ईमानदारी से बताइए एक्सेल पे कितना टाइम देते हैं। मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। एक्सेल में आप कितना टाइम देते हो? हाफ एन आवर, ओके, 30 मिनट्स। रिया आप कितना टाइम देते हो? सर मैं 1 बजे बैठती हूँ, एक बार मैं वीडियो देखती हूँ, फिर मैं नोट्स बनाती हूँ, मतलब 4 बजे फ्री होती हूँ, उसके बाद 1 घंटे ऑलमोस्ट कितना घंटा? ऑलमोस्ट कितना घंटा? 3 आवर्स। 3 मतलब 180 मिनट्स। लक्ष्मी बीच बीच का छोड़ो ना, आप एवरेज बताओ। बीच में लड़ाई करते हो, मारपीट करते हो, सब बताना जरूरी थोड़ी ना है। सिर्फ ये बताओ कि कितना टाइम देते हो बीच बीच में लाकर। 3-4 घंटे हो जाते, मतलब 200 मिनट कम से कम। 3 घंटा मतलब होता है 180 मिनट। 3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा रखा। आप बताइए सौरभ, 3-4 घंटे तो आपका भी 200 मिनट। अब बताइए कि जो साक्षी को मैं बोलता हूँ या गुस्सा करता हूँ वो रिकॉर्डिंग मोड में पता चल रहा है। आप क्या सोच के 30 मिनट टाइम देते हो एक्सेल में? आदमी 2-3 घंटे से कम देगा तो सवाल ही नहीं उठता उसको कुछ भी समझ में आएगा। हर चीज़ वो भूल जाएगा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर सब चीज़ खत्म हो जाएगा। अगर आप 30 मिनट देते हो ईमानदारी से तो आज तक दिए हो बहुत अच्छा, बट आज के बाद कम से कम 120 मिनट देना। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 24 घंटे दो। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे
आज अगर मैं साक्षी और रिया में कंपटीशन करवा दूं तो इनको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इनको 10% आंसर मिलेगा, इनके पास 90% का जवाब होगा। ये फ़र्क इसीलिए हो रहा है कि ये देखो यहाँ पे भी फ़र्क तो दिख रहा है ना कि ये 30 मिनट दे रही है 180 मिनट में। तो ये चीज़ें बढ़ाइए साक्षी, ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप। ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, एडवांस में तो कम से कम 3-4 घंटे देना पड़ेगा, कम से कम 3-4 घंटे देना पड़ेगा। और 30 मिनट किस हिसाब से देते हो आप? पूरे दिन करते क्या हो आप? एक आदमी जो जॉब करता है ना उसको भी कम से कम 120 मिनट देना होता है। जो जॉब करता है बेचारा 9 घंटा तवा रहता है, 3 घंटे सफ़र करना पड़ता है उसको, ट्रैवल टाइम में वेस्ट जाता है। तो 9-3-12 घंटे खराब करने के बाद भी अगर वो सीखना चाहते तो मिनिमम 2 आवर्स देना है। 30 मिनट का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। चलिए कोई बात नहीं, जो जिसने बताया अपनी ईमानदारी से बताया, उस ईमानदारी की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट 30 मिनट्स को रिस्पेक्ट नहीं करने लायक है, बहुत कम से कम 2 घंटे। अब आइए देखो स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। डिवाइड बाय 2 करो। डिवाइड बाय 2 मतलब इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 2। ये बचा आधा और एक और आधा बचेगा ना, ये देखो ये आधा आधा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। इसमें स्ट्रैटेजी ये कहता है कि अगर आप मान लो 200 मिनट आप टाइम देते हो, 2 घंटे टाइम देते हो, तो 1 घंटा टाइम आप अपने करंट चैप्टर पे दीजिए जो चल रहा है, और 1 घंटे आप टाइम दीजिए अपने प्रीवियस टॉपिक पे जो आपका फिनिश हो चुका है। यानी कि 1 महीने के बाद आपको पूरा लगेगा कि मैं 90% ओके हूँ, 90% हमने तैयारी कर रखी है। कोई अर्जेंट है तो मैं क्लास ले रहा हूँ। साक्षी, आप जो इतना अच्छा जवाब देते हैं उसका रीज़न आज पता चल गया। आधे घंटे की तो हमारी कोई वीडियो भी नहीं है, इसका मतलब ईमानदारी से आप एक वीडियो भी नहीं देखते हो, तो कब प्रैक्टिस करते होंगे और कब आप नोट्स बनाते होंगे और कब क्या करते होंगे। आपकी ईमानदारी को तो सत नमन, बट ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कम से कम जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तो 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, और अगर जॉब लग जाएगी तो मिनिमम 2 घंटे दो अगर आप रियली में सीखना चाहते हो तो। सिर्फ ऐसे टाइम पास करना तब तो ये बहुत दे दिया आपने। 2 ही मिनट देना, एक बार 1 मिनट दे देना, एक बार खोल के देख लेना व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजा है और हो गया। थैंक यू, गुड, रिसिव्ड, वीडियो रिसिव्ड, इतना मैसेज कर देना बहुत है। लेकिन अगर रियली में आप देना चाहते हो तो आज के बाद ये चीज़ें कम से कम 120 मिनट होना चाहिए, वो भी जॉब करने वाले के लिए। जॉब नहीं करने के वाले के लिए तो 3-3.5 घंटे चाहिए। और ये दिखता है, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको दिखिएगा जब आप एक्सप्लेन करोगे तो। मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ 30 और 180 के बीच में डिफरेंस। साक्षी, आप ये बताइए कि व्हाट इज ई डेट? ई डेट क्या होता है? क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उससे ज़्यादा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तभी सीखेंगे। आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप गलती कर रहे हो, तब तक आप नहीं सीख सकते हो। आप ई डेट बताओगे? साक्षी अनम्यूट कीजिए, अब अनम्यूट ही, हाँ वेरी गुड। आप ई डेट के बारे में बताइए। नहीं पता। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ईओ मंथ के बारे में बताइए। बोल दो इसके बारे में। नहीं पता है। देखो ये रिजल्ट दिखा रहा है 30 सेकेंड, 30 मिनट पढ़ने का, क्योंकि 30 मिनट, 40-50 मिनट, 1 घंटे की तो हमारी वीडियो होती है। इसका मतलब आप ईमानदारी से एक वीडियो भी नहीं देखते हो, तो कब प्रैक्टिस कर लेते होंगे आप। आपको रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ अभी। 4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, देखिएगा कि फ़र्क क्या होता है पढ़ना और नहीं पढ़ने के बीच में। इस बार तो मैं बहुत और आसान फंक्शन पूछ रहा हूँ आपको,
नेटवर्क डेज के बारे में। नेटवर्क डेज क्या होता है? ईमानदारी से खाली नहीं पता ये भी बोल दोगे तो समझ लेंगे कि ठीक है। नहीं पता? नहीं सर। वेरी गुड। एक इसके बारे में बताइए कि काउंट क्या करता है, कम से कम इसके बारे में बता दो। काउंट जो मतलब रोज का इस काउंट वो बता देते हैं कि आपने कितना वो किया है, मतलब क्या वो क्या मतलब क्या? देखो अभी तक मैं बहुत सारे अनवांटेड वर्ड मतलब वो ये सब बताया, बट एक्चुअल में बताया ही नहीं कि काउंट करता क्या है। देखिए आप इसको लगाते हैं ना, इस पर तो काउंट वो बता देते हैं कि जैसे इस रोज में इतने मतलब वो लाइन है या कॉलम है वो अच्छा लाइन बता देता है, कॉलम बता देता है। देखो 0 आउट ऑफ 100 यानी एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। 25 मार्क्स का एक था, आप 0 पे आउट हो गए, ये नतीजा है 30 मिनट्स का। अब देखो मैं 180 मिनट का भी नतीजा दिखाता हूँ। ई डेट के बारे में रिया आप बताएं। सर ये होता है एग्जैक्ट डेट या फिर एंड डेट। अगर हम किसी भी डेट में नंबर ऑफ मंथ ऐड करते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मंथ हम ऐड करते हैं, तो जो भी एग्जैक्ट डेट होती है ये वो बताता है ई डेट बिल्कुल फंक्शन। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। चलो ईओ मंथ क्या होता है? ईओ मंथ में भी यही होता है सर, लेकिन मतलब सेम होता है, लेकिन ये जो उस मंथ की जो लास्ट डेट होती है वो बताता है ईओ मंथ। कमाल, बहुत अच्छा, दोनों क्वेश्चन दोनों आंसर सही है। नेटवर्क डेज के बारे में बताएं। नेटवर्क डेज में जब हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो होता है हॉलीडे सॉरी 2 डेज का ऑफ रहता है इसमें, जैसे कि सैटरडे एंड संडे। क्या बात है, कमाल हो गया। काउंट काउंट फंक्शन वो होता है जो हम इसको जब यूज करते हैं जितने नंबर ऑफ सेल कंटेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी हो, मतलब जितने नंबर ऑफ सेल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। देखो बस यही फर्क है साक्षी और रिया आप दोनों के बीच में, और ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे फर्क है। 30 मिनट का नतीजा 0 पे आउट हो गए और 180 मिनट का नतीजा 100 में 100। बस ये चीज को आप कितना सीरियस लेते हो, जो मैंने अभी बोला है कि ये कितना डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो। पता है 75 भी स्कोर कर दोगे तो चलेगा, ये 0 पे आउट हो जाना मतलब कुछ नहीं पढ़ाई करते। ये 30 मिनट का मतलब समझ में आ गया कि पूरे दिन गप सप मारने में निकाल दिया आपने। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ रूल बता रहा हूँ, इस चीज़ को मिनिमम 120 मिनट करो। नहीं, अगर आप रियली में जॉब नहीं करते हो तब तो इसको 300 मिनट करो, क्योंकि आपको तो और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिया 150 करते तो आप 300 करो, तभी आप रिया को पकड़ पाओगे। जबकि क्लास दोनों का सेम ही डेट में शुरू हुआ, दोनों के कोर्स सेम, दोनों से पैसे मैं सेम ले रहा हूँ, बट एक है जो अपने 100% फ़ायदा उठा रही है, आप जहाँ थे वहीं पे हो। तो ये आपको सोचना, देखो मेहनत भी दोनों के लिए मैंने सेम ही किया है, बट रिजल्ट एक का 0 आ रहा है, एक का 100 में 100 आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। समझ में आया? तो बाकी ये स्ट्रेटजी ठीक करनी पड़ेगी आपको कि कब आप टाइम निकालोगे। बेशक आप मान लो कि जॉब नहीं करते हो, दूसरी पढ़ाई करते हो, तो उस पर 10 घंटे पढ़ो। 10 घंटे पढ़ने के बाद 2-2.5 घंटे इस पे दो टाइम। मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि आप दूसरी पढ़ाई बंद कर दो या जॉब छोड़ दो, लेकिन ये आधा घंटा देना ये बहुत पचा नहीं मेरे को। मैं ये बोल रहा था जैसे हमने आज तीसरी चौथी क्लास होगी या 5वीं क्लास होगी, तो फर्स्ट हाफ में आज की टॉपिक को रिवाइज करो, और सेकेंड हाफ यानी आधा टाइम जो बचा आप कभी निकाल के डेट एंड टाइम फंक्शन देख लो, कभी बेसिक फंक्शन देख लो, कभी जो हमने बेसिक में टेक्स्ट टू कॉलम बताया या फ्लैश फिल पढ़ाया होगा, थोड़ा हमने बेसिक टर्म पढ़ाया होगा एक्सेल में, उसको देख लो। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। बट ये आज के बाद मैं रोज रोज रूल नहीं बताऊंगा आपको कि ऐसे पढ़ा जाता है। मैंने विथ प्रैक्टिकल दिखा दिया कि क्या डिफरेंस है 30 मिनट पढ़ने में और 180 मिनट पढ़ने में। फ़र्क साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और कौन है? तविश सर, प्लीज़ आगे पढ़ेंगे सर, इनको समझाओ। मैं 15 से 30 मिनट बेकार
जाता है डेली। वाह, बहुत बहुत बड़े पढ़ाकू स्टूडेंट्स आ गए हैं। ये आप पे भी लागू होता है, आपका भी एक्सप्लेनेशन बहुत भी 0 लेवल का है। तवीस, ये सब कमेंट मत किया करो, और कभी टेस्ट देना होगा तो आके टेस्ट दे देना, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना है। 15-20 मिनट जाता है, ये जाना हुआ। ये जो 4 क्वेश्चन पूछा था, ये 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं? बहुत होशियार बनते हैं कुछ लोग, जिसको मैं डांट रहा हूं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर तवीस, ये बिल्कुल गलत तरीका है आपको ये एक्सप्लेन करने का कि यहाँ पे मैसेज कर रहे हो कि आपका टाइम बहुत खराब हो रहा है। आपके जैसे बहुत प्रोफेशनल को देखा है। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आपका पोल खुल जाएगा। तवीश, आपसे क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए। देखें, आपका भी टेस्ट कर लेते हैं। आप मैसेज कर रहे हो कि दूसरे को समझाने टाइम जा रहा है, और 15 से आधा घंटा। आप हमें बताएं कि डेटेड इफ क्या होता है। तविश, तविश, आप तो एक अनम्यूट करना भी उचित नहीं समझते हो क्लास लेते हुए, और आप वो भाषण छोड़ते हो कि 15-20 मिनट ऐसे चला जाता है क्या? तभी अनम्यूट करो और इसका आंसर दो। डेटेड इफ क्या होता है? हेलो हाँ, डेटेड इफ क्या होता है? सर, डेटेड इफ सर डेट एंड टाइम में डिफरेंस बताता है सर। डेट और टाइम में डिफरेंस बताता है, यही पढ़ाया है हमने। यस सर। बहुत आसान होता है। सर, दूसरे के ऊपर ना कीचड़ उछालना और दूसरे के बारे में ये जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको बकवास लगता है कि टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। अब बताओ कि डेटेड इफ में आपने यही पढ़ा था कि डेटेड इफ में हम डेट और टाइम के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं बताइए? सर इसमें हम एक फॉर्मेट लगाते हैं। जैसे अगर हमें कोई 2 डेट दी है, उसके बीच में वो डे का निकालना है, तो उसके लिए इसमें हम स्टार्ट डेट लगाते हैं सर, फिर कॉमा करके एंड डेट लगाएंगे, फिर फॉर्मेट लगाते हैं, में हमारा डेट का डी आ जाता है सर। ठीक है, डेटेड इफ, ठीक है, यहाँ तक ठीक बताया आपने, यहाँ तक ठीक बताया आपने। ये बताइए कि इसके कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं डेटेड इफ के? सर, इसके फॉर्मेट होते हैं, डी हो गया सर, एम वाई और वाई एम होता है एक ईयर मंथ, मतलब ईयर में मंथ बताने वाला, और एक होता है सर मंथ ये बताने वाला एम डी। गुड, चलो बढ़िया है। फिर भी आपने जवाब दे दिया, ऑलमोस्ट जवाब दे दिया। आप कितने देर पढ़ाई करते हो? सर मैं हाँ, सर मैं आपकी जो ये लाइव मतलब जो क्लास ले रहा हूँ, इसके मैं हाथों हाथ नोट्स बना लेता हूँ साथ साथ चलते चलते, और उसके बाद एक बार देख लेता हूँ 1.25 अगर, तो उसके बाद मैं उसे कंप्यूटर पे रिवीजन कर देता हूँ और एक्सेल खोल के पूरा वो कर देता हूँ। दैट्स गुड। इसीलिए आप जवाब दे पा रहे हो। कितना टाइम देते हो आप पढ़ने में वैसे नॉर्मली? 1-2 घंटे? सर 1-2 घंटे देता हूँ, मतलब कि 1 घंटे के लगभग। चलो ठीक है, 1.5 से 2 घंटे ठीक है, और इसीलिए जवाब दे पाते हो। बट ये कभी मत सोचो, क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आप पैसे दो दूसरा फ्री का बैठा हुआ, तो उसको समझाना। बाद में ये नहीं पढ़ेंगी तो इनकी दिक्कत है, बट अभी ये 10 मिनट और 15 मिनट मत जोड़ा करो मेरे साथ। कभी कभी हमारी 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, कभी कभी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस बुला लेता हूँ, वो सब मेकअप हो जाएगा। बट ये माइंड सेट मत रखो कि ये बर्बाद हो जाता है समझाने में। समझाने के बाद ही तो लोग सुधरता है और अपने आप को तैयार करता है।
अच्छा, आप सर ये जैसे कल आपने मुझे बताया था, तो कल मैंने फर्स्ट जो चैप्टर आपने फर्स्ट क्लास ली थी, मैंने सर वो कल रिवाइज किया, और जैसे आपने आगे से फिर वाला क्वेश्चन जो पूछा था, तो मैंने उसका आंसर आपको सही बताया था। तो मैंने कल सर फर्स्ट क्लास रिवाइज की थी, आज मैं सेकंड एंड थर्ड रिवाइज करूंगी, एक एक करके कर रही हूँ सर मैं, एक नहीं साथ तो नहीं। नहीं 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 नहीं, ये गलत तरीका है। आप फर्स्ट की कल करोगे, कल की परसों करोगे, तब तो खत्म हो जाएगा। आपको सारी रिवीजन आज ही करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आज वाले वीडियो की करनी चाहिए। सबसे पहले आज आप 7-8 घंटे पढ़ो, 7-8 घंटे में सबसे पहले आज की रिवीजन करो, फिर आज ही कल की इससे पहले की करो, आज ही आप उसको ऐसे कि आज का कल करेंगे, कल का परसों, परसों, तब तो फिर मैनेज करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये तरीका नहीं होता है, और आपको छोड़ के सारे लोग देख रहे हो प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं, और स्पीड में हमारा कम नहीं, अभी तक 40 से ज़्यादा फंक्शन पढ़ चुके हो, बेसिक के लगभग 20 से ज़्यादा टॉपिक ख़त्म हो चुका है छोटा छोटा। तो ये सारी चीज़ें मत जोड़िए, है ना। सेकेंड है, तभी आपसे भी एक क्वेश्चन और है, आप बताओ कि डे और डेज में क्या फ़र्क होता है। बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछा है, और एक और डाल देता हूँ, टुडे डाल देता हूँ। इससे आसान तो सवाल नहीं हो सकता है, बताइए इसके बारे में। और उम्मीद करता हूँ जब डेटेड इफ का आपने बता दिया तो ये तीनों भी बता दोगे। तभी हाँ बताइए। सर जो टुडे होता है, टुडे सर हमें आज की डेट देता है। क्या फंक्शन होता है सर, और ये हमें अच्छा, आज की डेट देता है, और डेज क्या देता है। डेज क्या करता है, डेट देता है। हेलो डेज क्या करता है। सर ये हमारे मतलब कि सर इसमें हॉलीडे नहीं होता, और ये हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताता है सर, और इसमें कोई हॉलीडे नहीं होता। एक्चुअली दो डेट के बीच में डायरेक्ट डिफरेंस बता देता है, इसमें कोई हॉलीडे वगैरह नहीं होता। और डे में क्या करता है। सर डे में हमारा सर जो डेट होती है उसमें से जो हमारी डेट में से जो डे होता है वो अलग कर देता है सर। कमाल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपके जवाब के लिए बिल्कुल वेरी गुड मिलता है, बट माइंड सेट को थोड़ा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि बैच में आप पढ़ रहे हो, आपको भी 100 आउट ऑफ 100 मिलता है। तो आप देख सकते हो साक्षी, आपके वजह से इनको भी डांट लगा है, क्योंकि इनकी सोच को भी तो बदलना है, नहीं। आप बोलोगे इस तरह की सोच नहीं रखना है। अगर आपके साथ बैच में कोई लोग हैं जो सही, उसके पास आइडिया नहीं है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, तो उनको समझाता हूँ या क्वेश्चन क्रॉस पूछता हूँ। तो ये 4 क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, तो क्या सौरभ को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने साक्षी से पूछा था, उसका फ़ायदा रिया को नहीं मिला या लक्ष्मी को नहीं मिला। तो मैं कोई गप लेके बाहुबली का कहानी तो नहीं सुना के बैठ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और वही क्वेश्चन जो हमने पूछा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ। तो कहीं भी ये वाला चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आता है कि ये माइंडसेट मत रखो अगर प्रोफेशनल हो तो। नहीं, हमारे सैनिक जो हैं बॉर्डर पे, वो क्या कहते हैं, बर्फ़ पे जमता रहता है और हमारी रक्षा करता है, तो बोलेंगे कि वो तो हमारे कोई काम का ही नहीं है। तो ये तो गलत सोच है ना। तो सोच पॉजिटिव रखो। हम सब लोग एक बैच के हैं, जितना पैसा आपने दिया उतना साक्षी ने दिया है। ये 4 दिन 5 दिन में नहीं सुधरेगी तो मैं खुद इनसे क्वेश्चन पूछना समझाना बंद कर दूंगा। लेकिन अभी शुरुआती दौर में हमें बताना, इनको हाथ पकड़ना, इनको बताना, समझाना हमारा फर्ज बनता है। पढ़ने को क्या है, कोई भी पढ़ लेगा, बट क्वेश्चन ये है कि आपको जो चीज़ें ये एड ऑन में मोटिवेट करता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका, तो ये गलत है। आप अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने 4 में से चारों क्वेश्चन का जवाब दिया। रिया ने 4 में से चारों क्वेश्चन का जवाब दिया, जबकि साक्षी एक भी जवाब नहीं दी। तो ऑब्वियसली है कि ये गलत हो रहा है। नेम मैनेजर सबको समझ में आ गया। अब
हमने अभी तक में फ्लैश फिल देखा, टेक्स्ट टू कॉलम देखा, सीरियल नंबर क्रिएशन देखा, पेस्ट स्पेशल देखा, नेम मैनेजर देखा। एक बार हम लोग इस टॉपिक में चलते हैं। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फाइंड एंड सेलेक्ट। ये देखो बड़ा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इवन ये सारे बहुत छोटे टॉपिक हैं, ये चारों के चारों, ये चारों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें है फाइंड एंड सेलेक्ट। क्या होता है कि अगर कोई डेटा आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो कंट्रोल F दबा के आप कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। कंट्रोल F किया, ये आया और ये फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए सीधे वो डेटा पे चला गया। मेरे को यहाँ पे APR फाइंड करना, देखिए सीधे अप्रैल वाले को सेलेक्ट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड फाइंड। इसी के बगल में है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। मान लो कि यहाँ पे जितने भी 9 हैं उन सबको बदल के मेरे को करना है 8। जितना भी इसमें 9 नज़र आ रहा है सबको 8। तो कंट्रोल H होता है वैसे शॉर्ट कीज, बट कंट्रोल F के थ्रू भी ये दोनों ऑप्शन साथ में खुलता है। तो रिप्लेस में होता है किसको किस चीज़ से। तो मैंने बोला 9 को 8 से रिप्लेस कर दो और रिप्लेस ऑल। देखो एक एक करके भी ऑप्शन है, बट मैं एक ही बार कर दूंगा। ये 20 जगह पे जहाँ पे 9 लिखा हुआ होगा वो सारे के सारे इस एरिया में सब के सब वो कर चुका होगा। अब एक भी देखो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस एरिया में जितने भी 5 हैं उसको मैं 3 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल F के बजाय कंट्रोल H डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यही चीज़ है, कंट्रोल H। मैं बोला कि 5 के जगह पे 3 करना है तो 5 और 3 और रिप्लेस ऑल। देखो सब हो गया। 33 जगह पे रिप्लेस हुआ है, 33 जगह पे। सो इसी को बोलते हैं हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस। सेलेक्ट करना, फाइंड करना और रिप्लेस करना। एक होता ऑटो सम। ऑटो सम मतलब होता है ऑटोमेटिक जोड़ना। जैसे आपके पास इस तरह का डेटा है, आप चाहते हो जनवरी का सम यहाँ पे आ जाए, फरवरी का यहाँ, मार्च का यहाँ, सबके नीचे नीचे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और देखो होम टैब में होता है ऑटो सम। इस पर क्लिक कर दोगे तो ये बन गया आपका ऑटो सम, सबका ऑटोमेटिक सम होके नीचे आ गया। उसी तरह से आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का टोटल सम, ब्रजेश का यहाँ, एलिना का यहाँ, इस तरीके से चाहते हो। यहाँ पे ऑल्ट इक्वल भी कर दोगे, उसी का शॉर्ट कीज है ऑटो सम का, तो ऑटो सम हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑल्ट इक्वल कर सकते हैं, या उसके बाद फ्लैश फिल के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फिल सीरीज हमने ऑलरेडी बता रखा। फिल सीरीज के थ्रू ही तो हम सीरियल नंबर क्रिएट करते हैं। तो आपके डेटा में अब ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीन दिखना शुरू हो गया है। अब देखो एक डिलीट है। डिलीट क्या होता है? डिलीट मतलब डिलीट करना, सिंपल। कि अगर मैं देखो राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट बटन दबाता हूँ, देखो कॉलम पे रह के तो पूरा कॉलम खत्म कर दिया। अगर मैं रो पे रह के डिलीट करता हूँ तो रो डिलीट कर देगा। अगर मैं किसी सेल पर डिलीट करता हूँ तो सेल का अंदर का कंटेंट डिलीट करेगा। डिलीट मतलब सिंपल डिलीट करना। तो ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। अब आती है बारी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि देखो हमारी जो सेल की विड्थ है, कभी कभी हमारा नाम इससे ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे सिर्फ अमित लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, अमित सिंह लिखते हैं तो थोड़ा सा एच कट रहा है, और अमित सिंह राजपूत लिखते हैं तो बहुत सारा कट रहा है, नहीं? तो क्या होता है कि इसको मैक्सिमम, इस पे जाके डबल क्लिक करोगे तो देखो ये मैक्सिमम जो था उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। बट बॉस का कहना नहीं जी, इसको आप विड्थ में एडजस्ट नहीं करना है, तब होता है रैप टेक्स्ट। ये इसको हाइट में एडजस्ट करता है। देखो विड्थ वही रखेगा, हाइट बढ़ा दिया। देखो अमित का जगह उतना ही रखा, अमित सिंह का 2 गुना हाइट लिया और अमित सिंह राजपूत का 3 गुना हाइट लिया। तो दिस इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। क्या होता है? रैप टेक्स्ट। ये था हमारा रैप टेक्स्ट। ये छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं ये सब भी आपको ध्यान में होने चाहिए जब आप सीखते हो चीज़ों को
एक एक करके समझने की कोशिश करते हो तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो और हमेशा हेल्पिंग नेचर रखो। नहीं, आप जिस माइंडसेट के साथ सोचोगे वही माइंडसेट, अगर आप ये सोचोगे तो कोई आपका जो मान लो कि एक वीक स्टूडेंट है और आपसे पूछ रहा है कि मेरे को कंट्रोल F समझा दो, तो आप तो ये माइंडसेट सोचोगे मेरा 5 मिनट खराब हो जाएगा, मैं उनको कंट्रोल F क्यों समझाऊं। तो ये माइंडसेट के साथ कभी नहीं बढ़ सकते हो, हमेशा हेल्पिंग माइंडसेट रखो। तो ये आज का इतना था।